केमिस्ट्री। डेफिनेशन जैसे कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि थर्मो का मतलब होता है हीट, और केमिस्ट्री का मतलब आपको पता है कि हम किसी रिएक्शन से एसोसिएट करते हैं। तो वो रिएक्शन जो किसी हीट के लिए इन्वॉल्व होते हैं उनको थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है या स्टडी किया जाता है। थर्मोकेमिस्ट्री में हमें बड़ी बेसिक चीज़ें कुछ सीखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले हम सीखते हैं कि सिस्टम क्या है। कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आपका सिस्टम है। फिर सराउंडिंग क्या है। सिस्टम के अलावा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है इर्द गिर्द, वो सारी की सारी सराउंडिंग में आती है। फिर स्टेट फंक्शन क्या चीज़ है, जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। यहां से कुछ चीजें जो हम लोगों ने सीखी हैं उसमें हमारे पास आ जाएगी एंथैल्पी। व्हाट इज दिस एंथैल्पी? एंथैल्पी कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। आप कोई भी रिएक्शन जो लैब में कर रहे होते हैं जिसमें आपने क्लोज कंटेनर यूज नहीं किया, जिसमें आप, जैसे मैं किसी कोनिकल फ्लास्क में कोई रिएक्शन करवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन ही करवा रहा हूँ, तो यहाँ जो हीट का चेंज आएगा बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो वो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे आएगा। अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ों की तरफ चलना है, और वो इन हीट कैपेसिटीज इसकी हीट की तरफ जाना है, यानी हीट चेंजेस जो होते हैं वो केमिस्ट्री में किस किस तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा रिएक्शन कौन सी टाइप का है, यानी हम कौन कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं। हमारे पास रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। इट कैन बी एक्सोथर्मिक, इट कैन बी एंडोथर्मिक। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं ये कौन से रिएक्शन है, जिसमें हीट ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। और इसके अंदर आप इसको रिवर्स कर लें, हीट ऑफ प्रोडक्ट्स लेस देन रिएक्टेंट्स। अगर थोड़ी सी मजीद तवज्जो दें तो इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को अगर हम लोग ग्राफिकली एक्सप्रेस करें तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट्स आर ऑन हाई एनर्जी, प्रोडक्ट्स आर एट लो एनर्जी। सपोज रिएक्टेंट की एनर्जी है वन सर टेन। सॉरी, सर एक्सोथर्मिक में आपने बताया कि जो रिएक्टेंट की हीट होती है वो ज्यादा होती है प्रोडक्ट एनर्जी से। कह रहे हैं ना, एनर्जी, हीट मीन्स एनर्जी। एनर्जी। जी सर। और सर इधर आपने फिर देखा है, ये देखिए सर आपने लिखा हुआ है प्रोडक्ट की फिर कम होगी रिएक्टेंट से, ज्यादा नहीं होगी। बहुत ज्यादा होगी सर। देखिए मैंने इसलिए गलत लिखा था, मैं देखना चाहता था आप लोग कितने एक्टिव हैं। गलती से लिखा गया, आई एम सो सॉरी। ओके, सो वी हैव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो वो यूं आएंगे। अगर मैं यहाँ डेल्टा एच लिखूं तो वो आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो 110 माइनस 100, 110, ओहो सॉरी, प्रोडक्ट 100 है। 100 माइनस 110, आपका आंसर आएगा -10। तो जब भी डेल्टा एच आपका नेगेटिव होगा इसको आप लोग एक्सोथर्मिक कहेंगे। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। अब चलते हैं एंडोथर्मिक की तरफ।
जब हम बात करेंगे एंडोथर्मिक की तो हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी और ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। ये फर्स्ट करने हमारे पास 110 है, ये 100 है। तो अब एनर्जी जो है वो डेफिनेटली रिएक्टेंट गेन करेंगे प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो डेल्टा एच जो आएगा वो आएगा 110 माइनस 100। सो आपकी वैल्यू पॉजिटिव 10 आएगी। दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो रिएक्शन के साथ एक्सो और एंडो देखने के लिए आपको नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन देखना पड़ता है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं रिएक्शंस की तरफ। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। यानी रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव, रिएक्शन कैन बी नेगेटिव। इसी तरह आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस फॉर्मेशन में ये याद रखिएगा कि आप लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं, यानी आप कोई स्पेसिफिक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि मैंने 2Na लिया और Cl2 मिलाया, तो ये बन गया 2NaCl। मैं खुद एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, रिएक्शन हुआ है जो हो रहा है उसको फॉर्मेशन के लिए है या नहीं है, दैट इज अनदर थिंग। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो आप इसको हाफ O2 से मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। So enthalpy of formation can also be exothermic or endothermic depending upon the states of reaction. So we can gain energy from the reaction that are involved in formation, or energy can be emitted, or we'll have to provide energy to form the product. So it can be exothermic, it can be endothermic. Remember one thing, whenever we are doing the calculations regarding to any enthalpy of any enthalpies of reactions, we have to see that all the reactants and products or the products value must be 1 mole. हम 1 मोलर कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे। हमारे पास 1 मोल की कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये इसका स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा कि आप जब इसको करेंगे तो आप इसको मोल्स में देखेंगे। ये होगी हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब आते हैं जरा एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। जी, व्हाट इज कंबस्टन? कंबस्टन क्या होता है? burning of something in the presence of oxygen. Sir, complete burning. बर्निंग इन एक्सेस ऑफ O2, ये कंप्लीट बर्निंग होगा। अगर मैं बात करता हूँ CH4 की और इसको मिला देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये रिएक्शन कौन सा हो सकता है? एक्सो हो सकता है, एंडो हो सकता है? एक्सो होगा सर। एंडो नहीं होते। जी सर। एंडो नहीं हो सकता, एक्सोथर्मिक है सर। एंडोथर्मिक नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो हीट इवॉल्व होती है सर, बर्निंग हो रही है, वो एक्सो किसी ही होगा। नो, मतलब अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वाटर बन रहा हो, सिर्फ ये ना बन रहा हो, तो फिर भी एक्सो होगा। नहीं, अगर वाटर बन रहा है तो फिर एंडो हो सकता है। तो फिर वो कंबस्टन कैसे होगी? Anyways, remember one thing, combustion is always an exothermic process. इसे बच्चे ना कंफ्यूज कर देते हैं कई बार। ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये कभी भी एंडोथर्मिक नहीं होता। हमेशा ये नेगेटिव वैल्यू, ये याद रखिएगा आप, ये आगे कैलकुलेशन में यूज होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन याद रखेंगे
कि जब आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को पढ़ेंगे तो आपके पास 1 मोल प्रोडक्ट आना चाहिए। हम 1 मोल प्रोडक्ट के हवाले से कैलकुलेशंस करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना आप लोगों को। अच्छा जी, न्यूट्रलाइजेशन क्या चीज होती है? एसिड और बेस रिएक्ट करके जब सॉल्ट बनाए तो उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस 1 मोल वाटर, ये 1 मोल वाटर के लिए जो हीट निकलती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यहां आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताता चलूं। आप लोगों ने कभी ये पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद नॉर्मेलिटी आता है। यस सर। क्या होता है नॉर्मेलिटी? सर इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब होता है? मतलब उसके अंदर जितने भी आयन हैं उसके हिसाब से। इसको टिपिकली अगर आपने एसिड और बेस के एस्पेक्ट से देखना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? एसिड का देखा जाए तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं और बेस का देखा जाए तो शाबाश। हाइड्रोजन कितने। अगर मैं कहूं मेरे पास HCl है और NaOH है, तो दे आर फॉर्मिंग H2O with NaCl। अगर मैं इस पर तवज्जो दूंगा तो मुझे 1 मोल HCl के लिए 1 मोल NaOH चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा हुआ। ये मेरे पास है नॉर्मल। अब मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास H2SO4 हो और मुझे उसको NaOH से मिलाना है, तो अब मोल रेशियो क्या होगा? हाफ वन। आप इसको हाफ लेंगे, ये 1 होगा क्योंकि इसके हाफ मोल्स 1 मोल जितने पॉजिटिव रिलीज करेंगे ना। इसके अंदर 2 H पॉजिटिव निकलने हैं, एक मॉलिक्यूल में से 2 निकलने हैं, तो हाफ मॉलिक्यूल में से 1 निकलेगा। तो अब ये 1 मोल ऑफ वाटर है। इसका मतलब अगर आपने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन देखनी है फॉर HCl एंड NaOH तो वो आप लोगों ने 1 1 उसका 1 मोल वाटर बनाएगा, इसके हाफ मोल 1 मोल वाटर बनाएंगे। इसलिए आप लोग इसके अंदर क्या करेंगे, इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि आपके पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो ये एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी? ये दोनों होंगी। एंडो होगी सर, वाटर बन रहा है। एंडो होगी। जी सर। एक्सो होती है सर। ये हमेशा एक्सो, ये कभी भी एंडो नहीं हो सकता क्योंकि वाटर की फॉर्मेशन क्या है? H पॉजिटिव आयन का OH नेगेटिव आयन के साथ मिलना, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा, कंबस्शन में कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं, मैं भी किसी दौर में कंफ्यूज था कि जी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, लेकिन मुझे ये बताएं क्या हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल नहीं होती? ये भी तो जलती है और ये भी कंबस्टेबल। तो याद रखें कि ये आपके पास combustion doesn't mean only the carbon dioxide. It can also be related with the formation of water directly by the burning of hydrogen in the excess of oxygen. So in this case also you will get an exothermic heat of energy. ठीक है, आपका सोल्यूशन आपको एक्सोथर्मिक हीट प्रोवाइड करेगा। बात समझ आई ये वाली? जी सर। ओके, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये ज़हन में रखेंगे। हाँ, अच्छा एक बात बताएं, किसी के ऊपर खुदा ना करे उसके हाथ पे एसिड गिर जाए तो उसको कैसे ठीक करते हैं? फिर क्या चीज? किसी इंसान के हाथ पे एसिड गिर जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? सर बेस। शाबाश। आगे बेस गिरे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ओदा सारी साड़ टूट जाए। क्या बात।
कभी अल्लाह ना करे ऐसा इनकाउंटर हुआ लैब में कि कोई एसिड थोड़ा सा किसी को आपने देखा हो, जी सर हुआ था। तो फिर क्या किया था? सर वो लास्ट बेंच पे थे, टीचर स्ट्रिक्ट थे, पता नहीं उसके साथ कोई फर्स्ट एड किया होगा, लेकिन इतना था कि अगर उसके पाँव पे गिरा था, उसकी जूते से भी नीचे चला गया था, मतलब स्नीकर्स पहने हुए थे। हम्म, याद रखिए कि जो एसिड है ना, हम मेरे को पंजाब यूनिवर्सिटी को लैब में तो खेल रहे थे, तो खेल क्या रहे थे, एसिड फेंक रहे थे बॉटल कैच करने के लिए। अजीब शौक होते हैं ना ये लॉरियों के भी। तो वो हम एसिड की बोतल के साथ कैच कैच खेल रहे थे, तो वो एसिड की बोतल ऊपर से खुल गई, वो प्लास्टिक में था, टेफ्लॉन में, तो वो पड़ गया। तो वो जिस पे पड़ा, अब वो बर्निंग स्टार्ट हो गई। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड एकदम बर्निंग नहीं करता, ये थोड़ा टाइम लेता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्ग इन दिस एस्पेक्ट, कि वो जल्दी रिएक्शन करता है। तो उसने क्या किया, लड़के ने, उसने अपना हाथ धोने के लिए पानी के नीचे रखा, और जब वो उसने धोने के लिए रखा ना, तो उसको बर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर हमारे टीचर थे जिन्होंने अमोनियम क्लोराइड के साथ उसको वॉश किया था। अमोनियम क्लोराइड क्या काम करता है, याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड जब वाटर में मिक्स होता है ना, तो ये अपने आयन में जब कन्वर्ट होता है तो ये एंडोथर्मिक होता है। अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल करना, उस सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब को बहुत ज्यादा ठंडा कर देता है। तो वो फिर उसको, होता तो न्यूट्रलाइजेशन में, लेकिन होता ये है कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है ना, वो थोड़ी थोड़ी कंपनसेट होती जाती है अमोनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो ये अमोनिया डायरेक्ट नहीं, अमोनियम क्लोराइड के साथ इसको वॉश करते हैं। खैर, तो याद रखेंगे हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। व्हाट इज दिस एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन? एटॉमाइज करने का मतलब ये होता है, जैसे मेरे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, Cl2 है, और मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू इट्स एटम्स। तो मैं इसको कुछ एनर्जी दूंगा, और ये मेरे पास क्लोरीन के एटम्स बन जाएंगे, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अगर मेरे पास एक चीज सॉलिड में है, जैसे सोडियम सॉलिड है, और मैं इसको 98 डिग्री तक हीट करता हूँ, तो ये सोडियम वेपर्स में यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी एटॉमाइजेशन है। सॉलिड में काफी एटम इकट्ठे थे, गैस में वो आइसोलेट हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। सो आपके पास किसी भी चीज के अंदर एटम्स को तोड़ने की एनर्जी को एटॉमाइजेशन कहते हैं। और याद रखेंगे, एटॉमाइजेशन हमेशा कौन सा प्रोसीजर होगा, शाबाश, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। ये हमेशा एंडोथर्मिक होता है, ये कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? वो एनर्जी जो आप क्या करेंगे, जी आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन अगर किसी को याद हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक करने के लिए होते हैं उसको गैसियस फॉर्म में। हम्म, क्या कर रही हैं अल्लाह साल्ट्स को आयनाइज इलेक्ट्रॉन करने के लिए। रिमूव। इलेक्ट्रॉन रिमूव आयन में कन्वर्ट करती है सर उसको। जी सर, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जी, आप आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं फ्रॉम गैसियस एटम। इसके अंदर आप याद रखेंगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमारे पास एनर्जी, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम, यानी आपके पास अगर सोडियम है तो आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जो एनर्जी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको निकाल देगी। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल बनाऊं सोडियम का, तो मैं कुछ यूं आउटर मोस्ट शेल बना लेता हूँ 3s1, और फिर मैं यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये यहाँ से मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा।
तो ये एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है। और अगर आप थोड़ा सा आपको याद हो तो बोहर ने क्या किया था, बोहर ने बताया था कि 1313.315 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की एनर्जी। तो ये उसने विदाउट एनी कैलकुलेटर बताई थी, even without any machine. He was actually a theoretical physicist. So that's one of the major breakthrough in chemistry and physics as well. तो खैर इस चीज को आप अपने जेहन में रखेंगे, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के बाद। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है जी? Amount of energy required to add up an electron. अब यहां से ना अमाउंट ऑफ एनर्जी, अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, रिलीज्ड है। अच्छा, रिक्वायर्ड भी है यानी एब्जॉर्ब भी है। सबसे पहले ये याद रखें ये एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन हमेशा एक्सो होती है, सॉरी एंडो होती है, क्योंकि आयोनाइजेशन के अंदर आप, एनर्जी रिक्वायर होती है हाँ इलेक्ट्रॉन जी, रिमूव करने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड भी है और गेन भी हो रही है, लूज भी हो रही है। ये कैसे? ऑक्सीजन है मेरे सर पास और मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इट विल बिकम ऑक्सीजन नेगेटिव आयन। It is a uninegative ion and it gets stable by the addition of an electron. So every first electron affinity is exothermic. Now, whenever we have any negative charge, it is always repelling any incoming electron. So in this case, if I want to make this oxygen as a di-negative ion, then it will known as second ionization, a second electron affinity. And it is impossible for a negative charge to gain another electron spontaneously. Therefore, the energy required to add a second electron in this atom, in this uninegative ion, is always endothermic. यानी बड़े simple words में कहें तो first electron affinity is always exothermic. The second and third and higher electron affinities are always endothermic. तो ये आपके इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। तो यहां तक अगर हम कर लेते हैं तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पीज। आप लोग एंथैल्पीज को कैलकुलेट किस तरह करते हैं? तो यहां पर याद रखें इनकी कैलकुलेशंस के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसको कहा जाता है कैलोरीमेट्री। कैलोरी इसमें आपके पास सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है ग्लास कैलोरी मीटर। अब ग्लास कैलोरी मीटर के लिए आपके पास जो बेस्ट, मतलब आपके लेवल तक जो नोट्स अवेलेबल हैं वो आप लोग फर्स्ट ईयर की बुक से कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इसकी जो डिटेल्स हैं थोड़ी सी ऐड है, इंक्लूडिंग दी डायग्राम। तो उसको हम वहां से समझ लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो जस्ट फॉर मिनट। तो ये यहाँ से आपको एंथैल्पीज मिल जाएंगी सारी की सारी, ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कंबस्टन वगैरह, ये देखिए।
तो ग्लास कैलोरीमीटर जो है, इसमें आप देखें कि ये डायग्राम है जो आप लोग ज़हन में रखेंगे। नाउ इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें क्या चीजें ख्याल में रखनी है। ये हमारा थर्मामीटर होगा, इसके अंदर सोल्यूशन होगा जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी जो आपकी हीट है वो बढ़ रही होगी। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप वाटर की बेस पे रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसका सोल्यूशन वाटर में बना होगा। ठीक है, ये इसकी लिड है, इसके ऊपर एक कवर होगा, थर्मामीटर होगा, ये इसके साइड पे कॉटन वूल है ताकि इंसुलेशन की जा सके। इसमें आप लोग हीट चेंज क्यू फाइंड करते हैं, और क्यू जो है ये मैस पे, एस फॉर स्पेसिफिक हीट। अब हर मटेरियल की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, और अगर आप लोग वाटर की स्पेसिफिक हीट देखें तो ये तकरीबन 4.2 आती है। अगर मैं इसकी वैल्यू को जस्ट कंफर्म कर लूं, स्पेसिफिक हीट जो है ऑफ वाटर, हम देखिए 4.2 अप्रोक्सीमेटली 4.2, तो ये आपके पास जूल्स एनर्जी है स्पेसिफिक हीट की। हर मटेरियल की अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है। पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ये इसके अंदर चीजों को ठंडा किया जाता है। मोल्टन लोहा या कोई चीज इसमें ऐड की जाए तो वो भी ठंडी हो जाएगी। तो डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। आपने देखा कितना टेम्परेचर है, इससे आप लोग हीट चेंज क्यों फाइंड आउट करते हैं। ये ग्लास कैलोरीमीटर है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दिस 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 एट दिस टेम्परेचर। ये उन्होंने वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहाँ पुट की हैं, और आपका आंसर आ गया है 2.94। और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में, ये जस्ट आपने न्यूमेरिकल रीड कर लेना। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम गूगल, तो ये मिल जाएंगी आपको ई लर्न पंजाब से भी ये बुक मिल जाएगी। अब आते हैं बॉम कैलोरीमीटर। तो याद रखिएगा, बॉम कैलोरीमीटर जो है वो हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है। इसमें यहाँ पर सैंपल को रखते हैं, ये पूरे का पूरा कंटेनर सील होता है, इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर O2 जो है ना उसको प्रेशराइज तरीके से भरा जाता है ताकि आपका सारे का सारा मटेरियल जो है वो बर्निंग कंबस्शन कर ले। जब पूरे का पूरा मटेरियल कंबस्शन कर लेगा तो आप ये इग्निशन कॉइल के अंदर डाल के उसको हीट करेंगे और यहाँ से करंट पास करेंगे। और बाकी यहाँ पर वाटर है, और वाटर के अंदर जब टेम्परेचर चेंज आएगा तो वो थर्मामीटर पे आप लोग नोटिस करेंगे, और उसके बाद आप उसको C इंटू डेल्टा टी। अब ये है हमारे पास हीट कैपेसिटी C। और याद रखिएगा हीट कैपेसिटी जो बॉम्ब कैलोरीमीटर की है ये आपको गिवन होती है। अच्छा, हीट कैपेसिटी में एक डिफरेंस होता है, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट होती है ना, ये 1 ग्राम ऑफ बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसमें मैं एक छोटी सी चीज जरा कंफर्म कर लूं और फिर मैं आप लोगों को ना इन दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। जब हम कभी भी बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की, तो हम इसमें इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ मैस। कि भाई हमारे पास मैस क्या है ये नहीं हमें पता। 1 ग्राम वाटर की भी स्पेसिफिक वेट वही होगी जो 1000 किलोग्राम की या 1000 ग्राम ऑफ वाटर की भी वही स्पेसिफिक हीट होगी। स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। जब हम बात करते हैं ना हीट कैपेसिटी की, तो ये मैस डिपेंडेंट होती है। कितनी हीट देखें, 1 किलोग्राम की स्पेसिफिक हीट तो वही है, लेकिन 1 ग्राम और 1 किलोग्राम वाटर डिफरेंट हीट एब्जॉर्ब करेंगे। इसकी कैपेसिटी 4.2 ही है। यानी आप ये समझे इन सिंपल वर्ड कि मेरे पास स्पेसिफिक हीट के अंदर वैल्यू वही है, यानी 1 ग्राम 4.2 जूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और 1000 ग्राम भी
4.2 जूल्स ही एब्जॉर्ब करेगा, जो भी आपका वो। जी मैंने लेफ्ट नहीं की थी एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम आ गया था शायद। खैर हम यहाँ पर थे, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूँ। आज ना असल में नेट की एक दो दिनों से ठीक तरह से नहीं चल रहा है। एनीवेज, तो यहाँ देखें जी, हमारे पास जो हीट कैपेसिटी थी और स्पेसिफिक हीट थी उसका डिफरेंस है, ये मैस डिपेंडेंट होती है। इन दोनों की स्पेसिफिक हीट वैल्यू एक जितनी होती है, लेकिन याद रखिएगा कि जो आपके पास हीट कैपेसिटी है वो मैस पे डिपेंड करती है, और ये मैस बढ़ने के साथ साथ हीट कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। वैल्यू वही रहती है स्पेसिफिक हीट की, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। ये इसके अंदर एक छोटी सी चीज है जो आप लोगों ने जहन में रखनी है, ज्यादा डिटेल्स में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों के मुताबिक ये जो आपकी हीट कैपेसिटी है, इसकी इस इक्वेशन को याद रखना है आपने, C इंटू डेल्टा टी। दोनों में आप हीट चेंज क्यों फाइंड आउट करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ये इसके अंदर जो डिफरेंस है वो आएगा। अब यहाँ पर ना आपके सिलेबस में ये देखिएगा, यहाँ पर हेसेस लॉ मौजूद है। ये हेसेस लॉ, ये देखिए, हीट कैपेसिटी एंड देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये ना पूरा टॉपिक है बीएससी का, ये वाला जो है। तो ये हीट कैपेसिटी का जो पूरा टॉपिक है ना, ये मैं आपको ये वाला नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, ताकि ये ना उस वक्त हमारा क्लियर हो जाए। अभी आप रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सिंपल है। ये हेसेस लॉ देख लेते हैं, बोर्न-हाइबर साइकिल देख लेते हैं, और इसके अलावा हम लोग ये जो द रिलेशन विद गिब्स फ्री एनर्जी है ना, ये हाँ, ये नेक्स्ट टाइम आपके लेक्चर में एक ये टॉपिक और दो ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो हेसेस लॉ क्या चीज है?